नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। लॉकडाउन को लेकर केंद्र के निर्देशों का प्रदेश में अमल होगा। रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर जारी निर्देशों के तहत छूट मिलेगी। इतना नहीं, शादी समारोह को अब छूट मिल सकेगी। साथ ही संक्रमित इलाकों के बाहर 50 आदमियों की मौजूदगी में हो सकेंगे शादी समारोह। इतना ही नहीं, अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए 20 लोग जुट सकेंगे। रेड जोन में संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें खुल सकेंगी, मुख्य बाजार बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में सामान्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। सरकारी दफ्तरों में 33% कर्मचारी और 100% अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही निजी दफ्तरों में 33% कर्मचारियों के पहुंचने को मंजूरी, सरकार ने प्लान तय कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल लॉकडाउन को लेकर केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से प्रदेश में अलग अलग जोनों में छूट दी जाएगी। रेड जोन, ग्रीन जोन को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन्हीं निर्देशों के तहत छूट मिलेगी। आपको बता दें कि शादी समारोह में अब छूट मिल सकेगी। साथ ही संक्रमित इलाकों के बाहर 50 आदमियों की मौजूदगी में शादी या विवाह समारोह भी हो सकेगा। और वहीं ग्रीन जोन के जिलों में शराब दुकान खोलने का आदेश दे दिया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त को आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ये दुकानें खोली जाएंगी। 24 जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। तो ये एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। ग्रीन जोन के जिलों में शराब दुकान खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त को ये आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ये दुकानें खोली जाएंगी, यानी कि जो गाइडलाइंस हैं शराब दुकानों के लिए, उन गाइडलाइनों का पालन करना जरूरी होगा। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये महत्वपूर्ण है, ग्रीन जोन के जिलों में शराब दुकान खोलने के आदेश दिए गए। स्वाभाविक है कि केवल ग्रीन जिलों में ही ये शराब दुकानें खोली जा रही हैं, उनमें भी गाइडलाइन को पूरा करना होगा। रेड जोन के लिए या फिर ऑरेंज जोन के लिए तो ये छूट नहीं है अभी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये ग्रीन जोन के लिए सरकार ने छूट देने का फैसला किया है और पहले सरकार ने तय किया था कि 20 तारीख तक शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन उसके बाद 3 मई तक इसकी अवधि को बढ़ाया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने तय किया है कि ग्रीन जोन वाले इलाके जहां पर सरकार सामान्य गतिविधियों को शुरू करने पर जोर दे रही है और 3 मई के बाद वहां पर सामान्य गतिविधियां शुरू हो सकेंगी, जहां पर मुख्य बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन गली मोहल्लों की जो दुकानें होंगी उनको अब शुरू किया जा सकेगा। तो इसमें एक यह अहम मुद्दा भी है कि अब शराब दुकानें भी ग्रीन जोन में खुल सकेंगी, यानी कि जो तकरीबन 2 दर्जन जिले हैं प्रदेश के जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, वहां पर शराब की बिक्री हो सकेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो लंबे समय से इंतजार था इस बात को लेकर, लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी क्या शराब की बिक्री को खोला जाएगा, क्या उसको अनुमति दी जाएगी। लेकिन अब ये फैसला राज्य सरकार ने कर लिया है और इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए हो सकती है जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शराब की दुकानें कब खुलेंगी। तो ग्रीन जोन में अब ये फैसला हो गया है कि वहां पर शराब की दुकानें खुल सकेंगी। प्रशांत, बिल्कुल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, शादी ब्याह रुके हुए थे, बहुत सारे मुहूर्त निकल चुके हैं, लोगों ने पोस्टपोन भी किए हैं, लेकिन अब ये भी निकल कर आया है कि जो संक्रमित इलाके हैं वहां से बाहर निकलकर दूसरी जगह 50 आदमियों की मौजूदगी में विवाह समारोह भी हो पाएंगे। अनुराग,
बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अप्रैल और मई के महीने में सबसे ज्यादा शादी समारोह होते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इस तरीके के समारोह दिखाई नहीं दिए। लेकिन लगातार इस बात की जो मांग है वो जिला प्रशासन या शासन तक आ रही थी कि जो शादी का समारोह है या शादी का कार्यक्रम है वो करना चाहते हैं। तो अब उस पर विचार करते हुए सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि जो संक्रमित इलाके हैं उसके बाहर शादी समारोह हो सकेंगे, यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे। लेकिन जो संख्या निर्धारित की गई है वो 50 के करीब रखी गई है, यानी कि कोई भी शादी कार्यक्रम होगा तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और 50 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी तरीके से अंत्येष्टि को लेकर भी सरकार ने जो संख्या है वो तय कर दी, यानी किसी भी अंत्येष्टि को लेकर अब 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस तरह की भी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि अंत्येष्टि के लिए लोगों को अब 4 कंधे नहीं मिल रहे, घर या परिवार या समाज के लोग उस अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पा रहे। तो जो खास परिवार के लोग होंगे, तकरीबन 20 लोग इस किसी भी अंत्येष्टि में शामिल हो सकेंगे। तो इस बात को लेकर भी संख्या निर्धारित कर दी है। 3 मई के बाद लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी और सरकार ने कुछ राहत देने का फैसला भी किया है। जितने मुख्य बाजार हैं उनको तो बंद रखा जाएगा, सिनेमा घर हैं उनको बंद रखा जाएगा, कोई बड़े धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, लेकिन जो सामान्य गतिविधियां वो जरूर शुरू हो सकेंगी। यानी कि जो संक्रमित इलाके, हॉटस्पॉट वाले इलाके, उन इलाकों को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके बाहर गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानों को खोला जाएगा, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपने सामान या खरीदारी अनुराग, जो आप जिक्र कर रहे हैं, रेड जोन में भी संक्रमित इलाकों के बाहर दुकानें खुल सकती हैं, मुख्य बाजार जरूर बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में भी सामान्य गतिविधियां संचालित हो सकेंगी और स्वाभाविक है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इससे प्राणवायु कम से कम जरूर मिलेगी। धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं वो अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और अहम खबर आपको बता दें कि बुरहानपुर से बड़ी खबर है। लॉकडाउन में फंसे यूपी के 15 श्रमिक महाराष्ट्र, गुजरात से बुरहानपुर पहुंचे थे। ये यूपी ने सीमाएं सील कर दी हैं। बुरहानपुर में श्रमिक अभी भी फंसे हुए हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और यूपी के सीएम से बात कर समस्या सुलझाने का अनुरोध किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के 15 मजदूर बुरहानपुर में फंसे हुए हैं। ये 15 श्रमिक महाराष्ट्र और गुजरात से बुरहानपुर पहुंचे थे। खबर जबलपुर से। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जबलपुर में और बढ़ा है। 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चारों नगर निगम के सफाई विभाग में कार्यरत हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब जबलपुर में 96 तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि ये चारों जो नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं ये नगर निगम के सफाई विभाग में कार्यरत। उधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने की उन्होंने अपने ट्वीट में जरूरत बताई है। उन्होंने लिखा है, भारत बड़ा और घनी आबादी वाला देश है। जनसंख्या नियंत्रण पर कदम उठाने होंगे, अन्यथा ऐसी आपदाओं के भीषण परिणाम हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई है। दरअसल कोरोना वायरस या कोरोना महामारी से निपटने में बड़ी चुनौती बड़ी आबादी की है। भारत बड़ी आबादी वाला देश है और इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने की जरूरत भी बताई। भारत बड़ा और घनी आबादी वाला देश है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण पर कदम उठाने। बड़ी खबर खरगोन से, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी खुदकुशी कर ली है।
पिछुड़ी गांव की घटना ये बताई जा रही है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आखिर इस वारदात के पीछे वजह क्या थी? खरगोन में पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया है और पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने भी मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया क्या वजह थी। कोई विवाद था, घरेलू विवाद था या कोई और कारण जिसके चलते ये पूरी घटना है। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिलों का। एमपी सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। 8 लाख से ज्यादा मजदूरों के खातों में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की। बोले मजदूरों के साथ है सरकार। रेल के जरिए मजदूरों की घर वापसी पर किराया लेने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मजदूरों से किराया लेना ठीक नहीं। एमपी में 17 मई तक सिनेमा घर बंद रहेंगे। बता दें कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। शिवपुर में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजयवर्गीय के भतीजे टिल्लू को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लॉकडाउन में टिल्लू मेन बाजार में दुकान का शटर बंद कर 12 से 15 ग्राहकों को कपड़ा बेच रहा था। आगरमालवा में ड्यूटी पर तैनात आशीष सोनी अपने बेटे को जन्म के बाद गले नहीं लगा पाए हैं। बता दें कि सोनी पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से ड्यूटी पर हैं और जा नहीं पा रहे। सिर्फ वीडियो कॉलिंग से ही बेटे को देख पा रहे हैं। भोपाल में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। मुलाकात के बाद इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि परिवहन नहीं मिलने पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारी भी घर बैठकर काम कर सकेंगे। उज्जैन में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बस में एक व्यक्ति दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो राजस्थान से उज्जैन लाए गए मजदूरों में से किसी एक का है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने नाई को गिरफ्तार किया है। नाई लॉकडाउन होने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए घर घर जाकर लोगों की हजामत कर रहा था। पुलिस ने शिकायत के बाद ग्राहक बनकर दबोच लिया। साथ ही मकान मालिक को भी आरोपी बनाया है। डिंडोरी जिले में स्कूली छात्राएं आदिवासी संस्कृति पर आधारित नृत्य और लोकगीत के जरिए कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। उनका टीचर भी साथ दे रहे हैं। अलीराजपुर में बच्चे के जन्मदिन पर केक नहीं मिलने के बाद पुलिस खुद केक लेकर पहुंची और केक कटवाकर बच्चे का जन्मदिन मनाया। झाबुआ में एमपी गुजरात बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा किया। यूपी सरकार से प्रवेश की परमिशन न मिलने से नाराज हैं। छतरपुर में किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में गांव के पास की है। जांजगीर चांपा में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी मालगाड़ी के आगे कूद गए जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटने नहीं देंगे और निगम मंडलों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत नियुक्ति की जाएगी। कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने विभाग की बैठक ली जिसमें प्रदेश भर में चल रही पीडब्ल्यूडी के कामों की समीक्षा की गई और उसकी मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। मुरैना में 2 गुटों के बीच जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 2 की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों की वापसी को लेकर फिर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। पीएम के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मजदूरों की वापसी की मांग की गई है। रेलवे के ट्रेनों की सूची भी सौंपी गई है। प्रवासी मजदूरों, छात्रों और छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे हुए यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया लेकिन कांग्रेस ने टिकट का पैसा मजदूरों से लेने का विरोध किया है। बेमेतरा में 48 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। जिला मुख्यालय के साथ ही गांव में भी टोटल लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके बाद से फिर सड़कों में आज सन्नाटा पसरा दिखा। राजस्थान के कोटा में फंसे 40 लोग आज 2 बसों से कांकेर पहुंचे जिन्हें कांकेर इमलीपारा बालक बालिका अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। कांकेर पहुंचे 40 बच्चों में से 25 छात्र छात्राएं और 11 मजदूर सहित अन्य लोग शामिल हैं। हॉस्टल में पहुंचे सभी का मेडिकल चेकअप किया गया। बहरहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। और अब बात न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर को धमकी की, जिसे लेकर यूपी पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी के एडीजी पीवी रामा शास्त्री ने कहा कि मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। नोएडा पुलिस एफआईआर दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करेगी, जिसके बाद साइबर सेल को मामले की जांच में लगाया जाएगा। बता दें कि कल नंबर 1 डिबेट शो आर पार में एआईएमआईएम नेता ने धमकी दी थी, जिसके बाद न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से फोन पर धमकी मिलने लगी, जिसकी जानकारी अमीश देवगन ने ट्वीट कर दी। ट्विटर पर अमीश देवगन को भारी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि ट्विटर पर इस वक्त आई सपोर्ट अमीश देवगन ट्रेंड कर रहा है। घटना के बाद राजनीतिक दलों ने घटना की घोर निंदा की है। तो आपको एक बार फिर बता दें, अब इस धमकी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस खास तौर से एक्टिव हो गई है। नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुख्यालय को सूचित करेगी, जिसके बाद साइबर सेल को मामले की जांच में लगाया जाएगा। बता दें कि कल नंबर 1 डिबेट शो, न्यूज 18 के नंबर 1 डिबेट शो आर पार में एआईएमआईएम नेता ने धमकी दी थी, जिसके बाद न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिडिल ईस्ट से फोन पर भी धमकी मिली। गुंडागर्दी की बात करेंगे तो मैं भी गुंडागर्दी की बात करूंगा। नहीं, कैसे करेंगे आप गुंडागर्दी? रिपोर्टर है, आपकी जो छवि है ना, आप एक एंकर है, एंकर के हिसाब से बात करिए। मैं एंकर की तो बात मैं तो एंकर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है पार्षद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गुंडा ऐसे हरकत कर रहा है। पार्षद को ये सब शोभा नहीं देता। आप बताइए, शोभा देता है मुर्तजा जी? आप अगर मुझे गुंडा बोलते हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया का गुंडा बोलता हूँ। नहीं, अब आप कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, वो आपका तात्पर्य है। लेकिन एंकर अगर बन के बात करना है मुझे तो मुझसे बात कीजिए। मैं तो आपसे एंकर बन के अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको अच्छा लगता? चलिए ऐसे मैं पूछता हूं आपसे, मैं तो आपसे आप करके जी करके बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आपके साथ कोई ऐसा ही करता पुलिस वाला तो आपको अच्छा लगता? मैं ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मेरी जो तालीम है ना हरकत तो पुलिस वाले को भी लग रहा होगा ना कि उसने ऐसी हरकत नहीं करी। आप बताइए, आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको अच्छा लगता? देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ उसमें ऐसी डिसिप्लिन नहीं है कि गुंडागर्दी करे। नहीं, आपकी पार्टी में तो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 25 करोड़ बनाम 100 करोड़। वारिस पठान जो आपके वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि 15 करोड़ बनाम 100 करोड़। मैं तो उन सब चीजों पे नहीं जा रहा, पुरानी बातें हैं वो। लेकिन मैं तो आज नई कहानी पढ़ा रहा हूँ। आप सवाल मुझसे कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं तो आपको आपसे सवाल कर ही रहा हूँ मुर्तजा। तो साथ ही न्यूज 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन को धमकी मिलने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अमीश देवगन जी, कल से आपको डराया और धमकाया भी जा रहा है क्योंकि आपने एआईएमआईएम के पार्षद के गुंडागर्दी को एक्सपोज किया। यही यदि किसी तथाकथित डिजाइनर पत्रकार के साथ होता तो अभी तक अरब देशों तक गूंज चली जाती। तो अमीश देवगन, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिली धमकी के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अमीश देवगन जी, कल से आपको डराया और धमकाया जा रहा है क्योंकि आपने एआईएमआईएम के पार्षद के गुंडागर्दी को एक्सपोज किया। देवगन एक बेहतरीन पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्र की बात करते हैं। वो धर्म जाति को देखकर बात नहीं करते। लेकिन जिस तरह की भाषा उनके साथ एआईएम के वर्कर ने बोली और जिस तरह से धमकी उनको मिल रही है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि अमीश देवगन ने के साथ एक पत्रकार के नाते, लोकतंत्र का चौथा खंभा होने के नाते उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है
उनके साथ पूरा देश खड़ा है और जिन लोगों ने इस तरह की भाषा बोली है और जिस तरह की धमकी दी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अमीश देवगन जी को सुरक्षा देनी चाहिए। उनकी बहस से देश को बहुत फायदा होता है। अब उनके इस तरीके की बहस करने के बाद उनको फोन आना ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जिस व्यक्ति ने फोन किया है उसको पकड़ना चाहिए और उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि जिसने भी फोन किया है, जिसने भी मीडिया को धमकाने की कोशिश किया है, जिसने वरिष्ठ पत्रकार को धमकाने की कोशिश किया है, वो किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो किसी जमात का मेंबर है, किसी पीएफआई जैसे संगठन का मेंबर है, या किसी नेता के इशारे पे उसने फोन किया है, या खुद अपनी इच्छा से फोन किया है। मुझे लगता है इसकी गंभीरता से जांच होनी बहुत जरूरी है। समर्थन करना या विरोध करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन अगर किसी के विचार से हम सहमत नहीं हैं या किसी पत्रकार को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसे धमकी देना ये निंदनीय है। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कानून के नज़रिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन फोन कॉल्स की उच्च स्तरीय जांच की जाए और अमीश देवगन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उधर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। अरुण चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा है कि अमीश देवगन को कल एआईएमआईएम के पार्षद द्वारा पुलिस को धमकाने की खबर दिखाने के बाद से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अगर उनकी जगह किसी तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार को धमकी दी जाती तो देश के सभी धर्मनिरपेक्ष संगठन अब तक सारी दुनिया को सर पर उठा चुकी होती है। मेरा मानना है कि ऐसे लोग किसी भी सभ्य समाज के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ कानून के साथ साथ सामाजिक आधार पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। तो न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर को धमकी मामले में आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घटना की घोर निंदा की है। एआईएमआईएम पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग अखाड़ा परिषद की तरफ से की गई है और महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार निपटे और इस देश में पत्रकारों को धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की निंदा करता है। पूरा संत समाज इसका विरोध करता है। साथ में यह मांग करता है कि जिसने भी धमकी दी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आप सब ऐसे अराजक तत्वों को बर्दाश्त कर लेते हैं जिसका उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो एक तो पार्षद मुर्तजा अली के ऊपर ऐसा दंडनीय अपराध एफआईआर दर्ज हो जिसमें उन्हें कभी जमानत न मिले और उन्हें कठोर सजा मिले। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।